संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं, कपड़े फैब्रिक से निर्मित होते हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोत से प्राप्त होते हैं। प्राप्त रेशे फाइबर से बनाए जाते हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? रेशों का उपयोग विविध प्रकार के अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु भी किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए जिन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास कीजिए। सारणी 3.1 को भरिए, प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे में भर दीजिए। इसमें आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया? आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे क्या हैं? धागे से जुड़े मनकों की हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। चित्र 3.1 अथवा चित्र 3.1 के समान कुछ कागज क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए। क्या दोनों में कोई समानता है? चित्र 3.1 में ए वाले में मनके, बी वाले में कागज क्लिप जोड़कर बनाई गई लंबी श्रृंखला एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाई मिलाकर एक बड़ी श्रृंखला बनाई जाती है जो बहुलक अंग्रेजी में पॉलीमर कहलाता है। पॉलीमर ग्रीक भाषा के दो शब्दों पॉली और मर से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ होता है अनेक और मर का अर्थ होता है भाग अथवा इकाई। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। बहुत सी इकाइयों के द्वारा बहुलक प्रकृति में पाए जाने उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। संश्लेषित रेशम आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबी समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। रेशों से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इनकी सुंदर बनावट टेक्सचर ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर में वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा कास्टलुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशा रेयान अथवा कृत्रिम रेशा कहलाया। यद्यपि रेयान प्राकृतिक स्रोत कास्टलुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह मानव निर्मित रेशा है। यह प्राकृतिक रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्म में रंगा जा सकता है। रेयान की कपास के साथ मिलाकर बिस्तर के चादर बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। चित्र 3.2 में रेयान निर्मित वस्तुएं चित्रित की गई हैं। ये नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग किए बिना बनाया गया। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में सुगम था, अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इसे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सा बना सकते हैं? हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं का उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, श्यान थैला, पर्दे आदि। चित्र 3.3 नायलॉन का उपयोग पैराशूट। नायलॉन से निर्मित विभिन्न वस्तुएं
ये पर्दा, मोजे और रस्सी। टूथपेस्ट। क्या नायलॉन के रेशे सचमुच इतने मजबूत होते हैं कि हम उसे पैराशूट और चट्टान पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं? और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी का निर्माण भी किया जाता है। चित्र 3.4 में ये नायलॉन का एक तार इस्पात के तार से इतना अधिक प्रबल होता है। आइए हम जानें। ये चित्र में पैराशूट और ये पहाड़ों पर चढ़ने के लिए रस्से। नायलॉन रेशों के उपयोग। क्रियाकलाप 3.1 क्लैंपिंग। लोहे का स्टैंड लीजिए, लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा एक सूती धागा लीजिए, इस क्लैंप से बांध दीजिए जिससे यह स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए, जैसा चित्र 3.5 में प्रदर्शित है। मुक्त सिरे पर एक लोहे के स्टैंड को क्लैंप से लटकाते हुए एक धागा, एक हुक लगा पलड़ा बांध दीजिए जिसमें बाट रखे जा सके। पलड़े में एक एक करके बाट तब तक रखते चले जाइए जब तक कि धागा टूट न जाए। धागे को तोड़ने हेतु कुल भार को लिख लीजिए। यह भार रेशम की सामर्थ्य बताता है। इसी प्रक्रिया को ऊन, पॉलिस्टर, रेशम और नायलॉन के धागों के साथ दोहराइए। आंकड़ों को सारणी 3.2 की भांति सारणीबद्ध करिए। धागों को उनके बढ़ते सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रेक्षण 3.2 धागों रेशों के प्रकार। धागों को तोड़ने हेतु आवश्यक कुल भार संख्या। कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन। आप रेशों धागों को लटकाने हेतु दीवार पर लगे एक हुक अथवा कील का उपयोग कर सकते हैं और दूसरे सिरे पर पॉलीथीन की थैली बांध सकते हैं और बाट के स्थान पर आप एक ही आकार वाली कांच की गोली या गुटकाओं का उपयोग कर सकते हैं। सावधानी। ध्यान रहे कि सभी धागे एक ही लंबाई एवं लगभग एक ही मोटाई के होने चाहिए। पॉलिस्टर और एक्रोलिक। पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं। यह सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुला जाता है, अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिस्टर कमीजों और अन्य परिधान पहनने अवश्य देखा होगा। टेरिलिन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। मेरिमा जल के लिए सदैव पीईटी बोतलें और चावल तथा चीनी संचयन के लिए पेट जार खरीदी है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर यह पेट क्या है। पेट पीईटी पॉलीएथिलीन टरथेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत सी उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। चारों ओर दृष्टि घुमाइए और पॉलिएस्टर से निर्मित वस्तुओं की एक सूची बनाइए। पॉलिएस्टर। पॉली प्लस एस्टर। वास्तव में यह एक रसायन जो एस्टर कहलाता है की इकाई को पुनरावृत्ति से बनाता है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करता है। निर्मित कपड़े पॉलीकार्ड, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि नाम से बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। पॉलीकार्ड पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीवूल पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। हम सर्दियों में स्वेटर बांधते हैं तथा शाल अथवा कंबल का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रोलिक कहलाते हैं। प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती हैं, जबकि एक्रोलिक से बनी अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने की क्रियाकलाप कर चुके हैं। क्रियाकलाप 3.6 कक्षा 7। यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। आप यह भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यह वास्तव में संश्लेषित रेशों की एक हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाए तो यह बहुत
आपत्तिजनक हो सकता है। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ओह, अब मैं समझी कि मेरी माँ रसोई घर में काम करते समय पॉलिएस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनती। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं, इससे विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है, आप किसी प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों। संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं अथवा अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव से सुविधाजनक हैं। निम्नलिखित क्रियाकलाप संपादित कीजिए और स्वयं कीजिए। क्रियाकलाप 3.2, एक आकार के 2 कपड़ों के टुकड़े लीजिए, प्रत्येक लगभग आधा मीटर वर्ग का हो। इनमें से एक प्राकृतिक रेशों से निर्मित होना चाहिए, दूसरा संश्लेषित रेशों से बना हो सकता है। इन टुकड़ों के चयन हेतु अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। टुकड़ों को पृथक बीकरों या मगों में भिगोइए जिनमें बराबर मात्रा में जल भरा हो। 5 मिनट बाद कपड़े के टुकड़े को पात्र से निकाल लीजिए और उन्हें कुछ मिनट धूप में फैलाएं। प्रत्येक पात्र में शेष रहे जल के आयतन की परस्पर तुलना कीजिए। क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशे की अपेक्षा कम जल सोखते हैं? क्या वे सूखने में कम समय लेते हैं? यह क्रियाकलाप आप संश्लेषित कपड़ों की गुणधर्म के बारे में क्या बतलाता है? अपने माता पिता से इन कपड़ों की प्राकृतिक रेशों की तुलना में चिर स्थायित्व, टिकाऊपन, मूल्य और रख रखाव के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। प्लास्टिक, आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुओं और उनके उपयोगों की एक सूची बनाइए। संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। अभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती है। कुछ में यह रेखीय होती है तो अन्य में यह तिर्यक बंद, क्रॉस बंद होती है। चित्र 3.6, ए वाले और बी वाले रेखीय और क्रॉसबद्ध व्यवस्थाएं, ये चित्र 3.6 में दिखाए गए हैं। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकार और साइजों में उपलब्ध हैं, जैसा कि आप चित्र 3.7 में देख सकते हैं। कि क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि यह कैसे संभव है तथा यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है, इसे बेलकर चादरों में बदला जा सकता है अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। इसीलिए इनके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं। प्लास्टिक निर्मित विभिन्न वस्तुएं, पॉलीथीन, पॉलीप्लस एथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम में आता है। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़ों को मोड़िए। क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएं सफलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं? आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती हैं। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो यह विकृत हो जाती है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और सरलतापूर्वक मुड़ जाते हैं उसे थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। और पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम में आता है। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहन की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने में उपयोग में लिया जाता है जो आग का प्रतिरोध करते हैं।
जैसे चित्र 3.8 में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक की विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित किया गया है। थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक के निर्मित वस्तुएं और थर्मोप्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं। थर्मोप्लास्टिक निर्मित कुछ वस्तुएं दिखाई गई चित्र 3.8 में। थर्मोस्टेटिक और थर्मोप्लास्टिक के विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोचे तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। इसका कारण उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी है। धातुओं की अपेक्षा हल्की होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयान और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। उपयोग की यह सूची असीमित है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुओं आदि से गिनना प्रारंभ करें, प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुणों की विवेचना करें। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील। आप जानते हैं कि लौह जैसे धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें जंग लग जाता है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते। उनका क्षारण आसानी से नहीं होता है, इसीलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता और दादा दादी से बात करिए कि किस पदार्थ से बनी बाल्टियां और मग आज आप उपयोग में ले रहे हैं। प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने के क्या लाभ हैं? क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है, तो यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ये उद्योग और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाइए जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। प्लास्टिक कुचालक हैं। आपने ऊपर सीखा है कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं, इसीलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके जाते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इससे के बने होते हैं। क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है? इनके उपयोग के कुछ उदाहरण हैं दवा की गोलियां, टिकियों के पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने और विविध प्रकार के चिकित्सीय यंत्र। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाले परत लगाने के काम में आता है। अग्निशः प्लास्टिक। यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाला कर्मचारियों के परिधान पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ा दी जाती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। प्लास्टिक और पर्यावरण। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटी हुई वस्तुएं मिलती हैं। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। क्यों? पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरण कहलाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता जैव और निम्नीकरण कहलाता है। चित्र 3.3 देखिए सारणी। अपशिष्ट के प्रकार। अपसारित होने से लगने वाला लगभग समय पदार्थ की प्राकृतिक। सब्जी और फलों के छिलके 1 से 2 सप्ताह बाद जैव निम्नीकरण हो जाता है। पचा हुआ भोजन भी उसी में 1 से 2 सप्ताह बाद निम्नीकरण हो जाता है। कागज 10 से 30 दिन के लिए जैव निम्नीकरण हो जाता है। सूती कपड़ा 2 से 5 माह के बीच में जैव निम्नीकरण हो जाता है। लकड़ी
10 से 15 वर्ष जैव निम्नीकरण हो जाता है। 19 वर्ष लगभग 1 वर्ष में जैव निम्नीकरण होता है। टीन, एल्युमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे 100 से 500 वर्ष तक जैव अनिम्नीकरण हो जाता है। प्लास्टिक थैलियाँ कई वर्ष और निम्नीकरण होता है। ये स्रोत लिया गया है http एजुकेटेड ग्रीन टेरी इन या एक्सप्लोर या सॉल्वेस्टेज या टाइप HTM से लिया गया है। इसी सोर्स से आप ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन। क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने से कई वर्ष ले लेता है, यह पर्यावरण हित ऐसी नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतः जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैली धूप उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषित करता है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? यथासंभव प्लास्टिक का उपयोग से बचिए। कपास या जूट के बने थैलों का उपयोग कीजिए। जैव निम्नीकरण एवं जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट को अलग इकट्ठा करिए और इनका अलग निस्तारण करिए। इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए। कुछ और तरीके भी सुझाइए जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं को पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए। पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं। इससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाता है। एक उत्तरदायी नागरिकों के रूप में 5R सिद्धांतों को याद रखिए। उपयोग कम करिए, रिड्यूस, पुनः उपयोग करिए, रीयूज, पुनः चक्रित करिए, रिसाइकिल, पुनः प्राप्त करिए, रिकवर, और उपयोग न करना, रिफ्यूज करिए। इस प्रकार की आदतें विकसित करिए जो पर्यावरण रिफ्यूज हितैषी हो। क्या आपने कोई ऐसा कचरा का ढेर देखा जहां पशु, विशेष रूप से गाय, कचरा खा रही हो? खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु पॉलीथीन की थैलियां और खाद्य पदार्थों के रैपर भी निगल लेते हैं। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? प्लास्टिक पदार्थ इन वस्तुओं के श्वसन तंत्र के कंठरोध उत्पन्न करते हैं अथवा आमाशय में यह एक स्तर बनाते हैं और अंततः यह उनकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियाँ नालियों को रोक देते हैं। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्किट और अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर सड़क पर, उद्यान अथवा पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप क्या उपाय सुझाते हैं जिससे सार्वजनिक स्थल स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रहे? रेशा विवेक, प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकिए। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर जाएं। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर प्लास्टिक से बने भोजन रखने के डिब्बे को प्रयोग में लाइए। एक प्रमुख शब्द एक्रिलिक रेशम, कृत्रिम रेशम, नायलॉन, प्लास्टिक, पॉलिएस्टर, पॉलीमर, पॉलीथीन, रेयान, संश्लेषित रेशे, टेरिलिन, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। क्या आपने सीखा? संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक प्राकृतिक रेशों की भांति बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं जो बहुलक कहलाते हैं। बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं जबकि प्राकृतिक रेशे पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायन के रासायनिक प्रक्रम से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशों की भांति इन रेशों को भी कपड़े के रूप में बुना जा सकता है। संश्लेषित रेशों का उपयोग घरेलू वस्तु जैसे रस्से, बाल्टियाँ, फर्नीचर, पात्र आदि से लेकर वायुयान, जलयान, अंतरिक्ष यान, स्वास्थ्य सेवाएं आदि उच्च विशिष्टता वाले उपयोग में किए जाता है। संश्लेषित रेशों
के वृत्त निर्माण हेतु उपयोग में किए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर उन्हें रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक नाम दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार के रेशे अपनी प्रबलता, जल अवशोषण क्षमता, दहन, प्राकृतिक मूल्य, चिरस्थायित्व आदि गुणों में परस्पर भिन्नता रखते हैं। आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, चाहे घर हो या बाहर, प्लास्टिक सभी ओर है। प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण हितैषी नहीं है। जलाने पर ये विषैले गैस उत्पन्न करते हैं। भूमि पर डाल देने से इन्हें अपभ्रष्ट होने से कई वर्ष लग जाते हैं। ऐसा इनकी जैव अनिम्नीकरण प्राकृतिक के कारण होता है। हमें आवश्यकता है कि संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक का उपयोग इस प्रकार करें कि हम उनके अच्छे गुणों का आनंद ले सकें और साथ ही सजीव समुदाय के पर्यावरण संकट को न्यूनतम कर सकें। क्या आप जानते हैं नायलॉन रेशम जैसा दिखता है, यह प्रबल और लचीला होता है। जब 1939 में नायलॉन सामने आया तो उसके मोहक गुणों ने जनता में सनसनी अथवा नायलॉन उन्माद उत्पन्न कर दिया। इस नए रेशे से बने महिलाओं के मोजों की भारी मांग थी, परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के चलते नायलॉन उत्पादन का अधिकांश भाग पैराशूट बनाने हेतु काम में लिया जाने लगा। युद्ध के बाद जब मोजों का उत्पादन पुनः प्रारंभ हुआ तो उनकी पूर्ति मांग के अनुसार नहीं हो सकी। इसी उत्पाद के लिए एक भारी काला बाजार था। जो एक जोड़ा मोजे के लिए महिलाओं को कई घंटों लाइन में लगना पड़ता था। कई बार नायलॉन उपद्रव भी हो जाते थे।